हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो एक यंग कपल की है जो अपनी वेकेशन के लिए एक इनहैबिटेंट आइलैंड पर जाते हैं जहाँ किसी भी इंसान का कोई वजूद नहीं है। अगर साफ शब्दों में कहा जाए तो वो आइलैंड एकदम सुनसान होता है और ऐसे टापू को इनहैबिटेंट या फिर रिमोट आइलैंड कहते हैं। शुरुआत में हमें बताया जाता है कि ये पूरी कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है जो कुछ ही सालों पहले घटित हुई है। जिसके बाद हम बेथ और कैरी को देखते हैं जिनकी अभी कुछ दिन पहले ही शादी हुई है। वो अपने हनीमून के लिए यहाँ इस आइलैंड पर आए जिसे लोग कोरल बीच के नाम से भी जानते हैं। जिसके पीछे क्या कारण है ये हमें आगे पता चलेगा। और वो इन्हें यहाँ पर छोड़कर वापस चला जाएगा, पर जाते टाइम वो इनसे कहता है कि अगर उन्हें कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो वो इस सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल करके उसे 10 दिन से पहले ही बुला सकते। पर कैरी कहती है कि अगर वो 10 दिन के लिए यहाँ पर आए हैं तो उससे पहले वो क्यों जाएंगे, यानी कि वो यहाँ पर खूब मस्ती करने वाले हैं क्योंकि अब 10 दिन इनके अलावा यहाँ पर कोई नहीं आने वाला। वो इस पूरे आइलैंड के मालिक हैं। कुछ ही देर बाद वो दोनों ही स्विम करने के लिए चले जाते हैं। ये सारी चीज़ें कैरी रिकॉर्ड कर रही थी अपने कैमरा से और सारी अच्छी मेमोरीज को कैद कर रही थी। दोनों स्विम करके बाहर आकर इंटीमेट होने लगते हैं। जब उनकी आंख खुलती है तो बेथ देखता है कि किसी के फुटप्रिंट उनकी साइड से होकर गुजर रहे जो कि साइज में बहुत ही छोटे हैं। वो कैरी को उठाता और फिर दोनों उसका पीछा करते हुए पहुंच जाते हैं जंगल में, लेकिन वहां जाकर वो पैरों के निशान गायब हो जाते हैं जो कि काफी अजीब बात थी क्योंकि यहाँ पर उनके अलावा कोई तो है ही नहीं। दोनों कुछ देर सोचते हैं फिर इग्नोर करके अपने हनीमून पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं क्योंकि उनके पास वैसे भी बहुत कम समय बचा। बेथ को कोई अच्छा सा स्पॉट ढूंढना था जहाँ पर वो लोग बॉन फायर कर सके और अच्छे से रात को गुजार सके। वो जंगल में लकड़ियों को ढूंढने के लिए जाता है तो वहां उसे कुछ हड्डियां मिलती है जिसे देखकर अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो इंसान की है या फिर किसी जानवर की। तभी बेथ को कुछ आहट सुनाई देती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो वहां पर कोई भी नहीं था, इसीलिए वो लकड़ियों को लेकर वापस आ जाता है और टेंट लगाने में कैरी उसकी मदद करती है जो कि सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। लेकिन तभी बेथ उससे उन हड्डियों के बारे में बताता है तो वो कहती है कि वो बोन्स इतनी बड़ी थी लेकिन यहाँ तो कोई भी इतना बड़ा जानवर नहीं है और कोई चिड़िया की वो हड्डियां तो बिल्कुल नहीं लग रही थी। दोनों कुछ देर इस बारे में सोचते हैं लेकिन फिर बेथ कुछ और बात करने लगता है जिससे कि वो उसे इग्नोर कर देते हैं। अब सूरज ढल जाता है, अंधेरा हो चुका था। दोनों ही सोने के लिए चले जाते हैं अपने कैंप में, पर बीच रात में उन्हें कुछ हलचल सुनाई देती है। जब बेथ बाहर देखता है तो उसे फिर कुछ दिखाई नहीं देता तो वो कैरी से कहता है कि शायद हवा की वजह से ये आवाज पत्तों में से आ रही हो, इसीलिए वो सोने के लिए चले जाते हैं और रात में एक बार फिर से वही आवाज दोबारा आती है लेकिन उन्हें तो वही लगता है कि शायद पत्तियां होंगी, इसीलिए वो बेखबर सो जाते हैं। अब सुबह जब बेथ स्विम कर रहा होता है तो कैरी उसे आवाज लगाती है और दिखाती है कि किसी ने उसके अंडरगारमेंट को पेड़ पर टांग दिया है। ये कैसे हो सकता है क्योंकि उनके अलावा यहाँ पर कोई भी नहीं है। यहाँ कैरी की बात सुनकर बेथ जंगल में जाकर चेक करता है, शायद सच में कोई उनसे पहले यहाँ पर आकर रह रहा हो जो उनके साथ ये प्रैंक कर रहा हो। लेकिन बहुत देर ढूंढने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिलता, इसीलिए वो वापस आ जाते हैं और फिर दोनों फिशिंग करने के लिए चले जाते हैं जहां पर बेथ मरने से बाल बाल बचता है क्योंकि वो एक स्टार फिश पर पैर रखने वाला था जिसकी स्टिंग अगर उसे चुभ गई तो वो 30 मिनट के अंदर मारा जाएगा। ऐसा कैरी ने एक बुक में पढ़ा था। अब दोनों संभल कर फिशिंग करते हैं, पर जब वो बाहर आते हैं तो उन्हें अपने पीछे जंगल से किसी की रोने की आवाज आती है जैसे कोई बहुत तकलीफ में हो। अब दोनों उस आवाज का पीछा करते हैं, तभी उन्हें सामने एक केबिन दिखाई देता है जो कि लॉक था। देखने में बहुत ही पुराना हाल था उसका क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खस्ती थी। अब बेथ उसका गेट खोलता है और दोनों उसके अंदर जाते हैं जहां पर उन्हें एक बेड मिलता है जिस पर शायद कोई लेटा था किसी टाइम पर। कैरी तो बाहर चली जाती है लेकिन बेथ कैबिन के और अंदर जाता है जहां उसे एक रूम मिलता है जो बहुत ही छोटा था। उसकी वॉल पर किसी ने बहुत सारी लाइन बना रखी थी, शायद वो अपने दिन गिन रहा था यहाँ पर या फिर यहाँ पर किसी को कैद करके रखा हो। तभी बेथ की नजर एक क्राफ्ट पर पड़ती है जिसमें एक लड़की अपने हाथ में भाला लिए हुए किसी आदमी के जेनेटिकल्स को काट रही थी और ऐसे वहां पर बहुत सारे क्राफ्ट बने हुए थे। तभी एक चूहा निकलता है जिससे बेथ बहुत डर जाता है। इतने में बाहर से कैरी की आवाज आती है तो वो बाहर जाकर देखता है वहां पर किसी को दफनाया गया था। उसका नाम कोरल था। दोनों ये देखकर सोच में पड़ जाते हैं कि ये किसकी कब्र हो सकती है और ये लड़की यहाँ पर पहुंच कैसे गई। उससे बड़ा सवाल था कि इसके साथ हुआ क्या था। उन्हें तो ये सवाल के जवाब नहीं मिलते लेकिन आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा कुछ बहुत ही डरावना सा राज। अब दोनों अपने टेंट के पास आ जाते हैं और कैरी अपनी रिकॉर्डिंग देखने लगती है। वो खूब एंजॉय करती है लेकिन अचानक से उसकी हंसी गायब हो जाती है। उसे कुछ बहुत ही अजीब दिखता है। किसी ने उसके सोने के बाद उनकी प्राइवेट वीडियोस को रिकॉर्ड किया था, वो भी उन्हीं के कैमरा से। कैरी ये देखकर बहुत डर जाती है और यहाँ से जाने की बात करती है लेकिन बेथ उसे समझाता है कि ऐसा कुछ नहीं है, शायद ये किसी बच्चे का प्रैंक होगा या जो यहाँ पर पहले आया होगा लेकिन फिर वो चला गया होगा।
पर ये आइलैंड तो वीरान है, यहाँ पर उनके अलावा कोई तो है ही नहीं, फिर कोई बच्चा कैसे आएगा। पर बेथ कैरी का मूड सही करता और ये सब भूलने को कहता है। अब दोनों ही ट्राइबल की तरह मेकओवर करते और खेलने लगते हैं। खेलते खेलते वो फिर से उसी केबिन के पास पहुंच जाते हैं, जो कि बहुत ही अजीब था, क्योंकि कल तक ये केबिन किसी और जगह पर था और आज किसी और जगह पर। लेकिन इन दोनों ने अभी इस बात पर गौर नहीं किया। अब दोनों ही वहां से मुड़ जाते हैं और अपने गेम को कंटिन्यू रखते हैं। तभी अचानक से बेथ को किसी बोट की आवाज आती है। वो बीच पर आकर देखता है तो वहां पर 2 लोग बंदूक से शार्क को मार रहे थे। वो उन्हें इग्नोर करके अपने टेंट के पास आ जाता है। उसका यहाँ पर मन नहीं लग रहा है। उसे लगता है कि शायद यहाँ पर उनके अलावा कोई और मौजूद है जो कि उनसे छुप छुप कर मजाक कर रहा है, और वो टेंशन में आ जाती है। कहानी और आगे बढ़ती है। दोनों खाना खाकर सोने के लिए चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों फिर से कोई रो रहा था। आखिर ये है कौन जो आधी रात को रोने बैठ जाता है? यही जानने के लिए बेथ बाहर जाता है और कैरी को वहीं पर रुकने के लिए कहता है। लेकिन वो अकेले डर रही थी, इसीलिए वो भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो फिर से वही केबिन के पास पहुंच जाता है, जहाँ के गेट खोलने पर उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं देता। पर वहां उन्हें एक बुक दिखाई देती है जो कि खुली हुई थी। ऐसा लग रहा था कि शायद कोई कुछ देर पहले इसे पढ़ रहा था। जब कैरी बाहर देखती है तो उसे वहां पर कोरल की ग्रेव के पास एक पत्थर रखा हुआ दिखाई देता है, और ये ग्रेव पहले से काफी सही हालत में हो गई थी। दोनों को लगता है कि शायद वो दोनों बंदे जो उस दिन शार्क मार रहे थे, उन्होंने यहाँ आकर इसे ठीक करा होगा, और ये केबिन भी शायद उन्हीं का होगा। आज दोनों बाहर ही सोते हैं क्योंकि बेथ को लगता है कि शायद उन पर कोई नजर रख रहा है, इसीलिए आज वो उसे रंगे हाथ पकड़ना चाहता है। लेकिन पूरी रात बीत जाती है और कुछ नहीं होता। पर जब अगली सुबह होती है तो कैरी देखती है कि किसी ने जेली फिश को मारकर उनके साइड में टांग दिया है, और वो भी बहुत ही बुरी तरह से। ये देखकर कैरी बहुत डर जाती है और कहती है कि अब उसे यहाँ से जाना है प्लीज। तो बेथ भी मान जाता है और उसे सैटेलाइट फोन लाने को कहता है, लेकिन वो तो गायब था। उन्हें लगता है कि शायद वही दोनों आदमियों ने उनके फोन को चुरा लिया। वो उनके पास जाते हैं जो कि थोड़ी ही दूरी पर ठहरे हुए थे। बेथ वहां जाकर उनसे बात करने की कोशिश करता है, लेकिन उन्हें इंग्लिश नहीं आती थी। वो फिर भी जैसे तैसे उनसे मदद मांगने के लिए कहता है, पर उनमें से एक आदमी कैरी को पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, जिसकी वजह से बेथ और उनमें लड़ाई हो जाती है, जिसे कैरी छुड़ाती है और उसे वहां से लेकर जाती है। अब दोनों को पूरा यकीन था कि उन्होंने ही उनका फोन चुराया है, इसीलिए वो उनके जाने के बाद उनके सामानों को चेक करते हैं धीरे से। लेकिन वहां वो फोन नहीं मिलता, इसीलिए बेथ कहता है कि अब मुझे उनकी बोट पर जाना होगा। वहीं जाकर मैं जैक्सन से कांटेक्ट करने की कोशिश करता हूँ, तुम यहीं पर रहना। जब सब कुछ शांत हो जाता है तो वो धीरे से उनकी बोट पर जाता है और वहां रेडियो से मदद मांगने की कोशिश करता है, पर कुछ फायदा नहीं होता। तभी वहां वो बंदे आ जाते हैं जो बेथ को मारकर बेहोश कर देते हैं और कैरी को भी बंदी बना लेते हैं। रात में वो कैरी के साथ छेड़छाड़ करते हैं। वही पास में ही उन्होंने बेथ को भी बांध रखा था, पर वो कुछ कर नहीं पाता, वो मजबूर था। इतनी देर में जंगल में किसी के चलने की आवाज आती है। यहाँ दोनों आदमियों को लगता है कि शायद कोई उन्हें देख रहा है, इसीलिए वो उसका पीछा करते हैं और इसी का फायदा उठाकर बेथ खुद को फ्री कर देता है और साथ में कैरी को भी। इसके बाद उन्हें गोलियां चलने की आवाज आती है। जब वो करीब जाते हैं तो देखते हैं कि वहां पर वही 2 आदमियों में से एक आदमी घायल है और दूसरा आदमी उसे अपनी बोट पर बैठा रहा है, जिसके बाद वो चले जाते हैं। अब ये देखकर कैरी तो बहुत खुश होती है क्योंकि वो इन दोनों की वजह से बहुत डरी हुई थी। इसके बाद वो दोनों आकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जब कैरी उस घायल इंसान के खून के निशान को फॉलो करते हुए उस केबिन तक पहुंचता है तो उसे वही बुक खुली हुई मिलती है, जिसे लेकर वो बाहर आ जाती है और पढ़ना शुरू कर देती है। कुछ ही देर में वहां पर बेथ भी आ जाता है, जिसे वो सब बताती है जो कि उसने उस बुक में पढ़ा था। तो दोस्तों असल में ये किताब जिन नाम के आदमी ने लिखी थी, जिसने बताया था कि यहाँ पर कोरल नाम की लड़की रहती है। एक दिन उसे किसी जहरीले सांप ने काट लिया, जिससे कि वो मरने ही वाली थी। लेकिन इतने में उसे कुछ आदमी मिलते हैं इस टापू पर, जिनसे वो मदद मांगती है। लेकिन उन आदमियों ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और सभी ने मिलकर उसके साथ गलत काम किया, जिससे कि उसकी मौत हो गई। जिसके बाद उन लोगों ने उसकी लाश को यहीं पर दफना दिया। लेकिन कोरल की आत्मा को मुक्ति नहीं मिली। वो एक आत्मा बनकर घूमने लग गई इस पूरे आइलैंड पर, जिसे सबसे पहले जिन ने देखा और तभी उसने इस बुक को लिखा। वो ही इस केबिन में रहता था। उस बुक में ये भी लिखा था कि जब से लेकर आज तक जो भी इस आइलैंड पर आया है वो सभी को कोरल ने मार डाला है, और ये हकीकत है। पर बेथ को ये जानकर हंसी आने लगती है क्योंकि उसे ये सब एक मन गढ़ंत कहानी लगती है। इसीलिए वो वहां से म्यूजिक सुनने के लिए बीच पर आ जाता है और बेथ कुछ पत्थरों को इकट्ठा करके कोरल की ग्रेव के ऊपर लाकर रख देती है। इसी दौरान उसे फिर से केबिन के अंदर किसी की रोने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वो उसके अंदर जाती है। उधर बेथ जब म्यूजिक सुन रहा होता है तो उसके पीछे हम किसी की परछाई को देखते हैं। जब वो पीछे मुड़ता है और तब तक वो गायब हो चुका था जो भी कुछ वहां पर मौजूद था। इसके बाद रात में कैरी फिर से कहती है कि उसे लगता है कि सच में यहाँ पर कोरल की आत्मा घूम रही है, इसीलिए उन्हें कुछ तो करना होगा। लेकिन बेथ उसकी बात का मजाक बनाते हुए कहता है कि अगर ये सच है तो वो आत्मा यहाँ पर आने वाले सभी इनोसेंट लोगों को मार देती है, तो हम लोग अभी तक जिंदा क्यों हैं?
अब कैरी के पास इस सवाल का जवाब नहीं होता अभी के लिए, लेकिन बेथ को आने वाले कुछ ही दिन में इसका जवाब मिल जाएगा। खैर, रात में जब ये दोनों सो रहे होते हैं तभी हम देखते हैं कि वहां पर सच में किसी इंसान की आत्मा घूम रही है, जिसकी हल्की सी झलक हम देख पाते हैं। तभी बेथ भी उठ जाता है, लेकिन हर बारी की तरह वहां पर उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, पर कोई है जो उन्हें दिख नहीं रहा है। पिछले 7 दिनों से ये सब चल रहा है, जिसकी वजह से कैरी बहुत ही परेशान हो चुकी है। उसका हनीमून अब हॉरर मून में बदल चुका है। उसे कैसे भी करके यहाँ पर घर जाना है, क्योंकि यहाँ पर उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा। तभी वो देखती है कि आसमान से एक प्लेन गुजर रहा है, यानी कि यहाँ पर प्लेन आते जाते रहते हैं। इसीलिए सिग्नल देने के लिए वो आग जलाने की तैयारी शुरू कर देते हैं, पर तभी उसे वो सैटेलाइट फोन के रिंग होने की आवाज आती है, जो कि कहीं और से नहीं बल्कि उसी केबिन के अंदर से आ रही थी। वो उसका गेट खोलता है और देखता है कि वो फोन तो वहीं पड़ा है। वो उसे पिक करता है और हेलो करता है, पर वहां से कोई लड़की की चीखने की आवाज आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि मानो कोई उसके साथ बहुत बुरा कर रहा हो। अब बेथ डर के मारे फोन को फेंक देता है, जिससे कि वो टूट जाता है। लेकिन दोस्तों, वो टूटे हुए फोन में फिर से कॉल आती है और इस बार कोई भी नंबर शो नहीं होता। बेथ अब ये सब देखकर बहुत डर चुका था, वो रोने लगता है। लेकिन तभी हम उसके सामने एक लड़की को खड़ा हुआ देखते हैं, जिसके हाथ में चाकू था। ये कोई और नहीं बल्कि कोरल थी। वो बिना वक्त गवाए उसी चाकू से उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है, यानी कि जो भी कुछ उस बुक में लिखा है वो एकदम सच था। यहाँ बेथ की मौत हो गई, लेकिन कैरी को अभी तक कुछ पता ही नहीं है। लेकिन जब बहुत देर हो जाती है तो वो उसे ढूंढने के लिए अंदर जाती है, पर बेथ कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते रात हो जाती है। तब कैरी नोटिस करती है कि कोरल की ग्रेव के ऊपर खून टपक रहा है, क्योंकि किसी ने बेथ की लाश को वहीं ऊपर टांग दिया था। वो ये देखकर बहुत ही ज्यादा डर जाती है और बेहोश हो जाती है। जब सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को वही ग्रेव के साइड में लेटा हुआ पाती है, पर अभी वहां पर सब कुछ नॉर्मल है। वहां ना तो कोई लाश है और ना ही कोई खून है, पर उसे अब यहाँ से जाना है किसी भी कीमत पर। इसीलिए वो भागते हुए बाहर आती है और सिग्नल के लिए आग जलाती है। और इसी बीच उसकी नज़र पास में खुदे हुए एक गड्ढे पर पड़ती है, जिसकी साइड में किसी की ग्रेव थी जो शायद बेथ की हो, और उसके साइड में एक खाली ग्रेव थी जो शायद अब कैरी के लिए होगी। वो ये देखकर भागने लगती है और आग जलाती है। इसी दौरान दूर उसे एक आदमी दिखता है जो असल में पानी के ऊपर खड़ा था। वो कोई इंसान नहीं बल्कि कोरल ही थी। जब वो पीछे मुड़ती है तो उसी समय बेथ का पैर स्टारफिश पर पड़ जाता है, जिससे वो काट लेती है। जिसके बाद क्या होता है वो तो आपको पता ही था। इसीलिए कैरी अब तेज तेज रोने लगती है, सेम उसी तरह जैसे उन्हें हर रोज कोरल के रोने की आवाज आती थी। और ये सब दूर खड़ी कोरल देख रही होती है, और देखते ही देखते आधे घंटे बीत जाते। कैरी इस आइलैंड पर बिताए हुए उन सारे पलों को याद करती है और रोने लगती है, और इसके बाद उसकी भी मौत हो जाती है। अब 10 दिन बीत जाते हैं और जैक्सन अपने वादे के मुताबिक उन्हें लेने के लिए आता है। उसे इन दोनों का सामान तो मिलता है, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं देते, और इसीलिए वो दोनों को ढूंढने के लिए अंदर जाता है, जहां पर वो भी उसी केबिन में एंटर करता है जहां जैक्सन को वही बुक मिलती है। तभी वो देखता है कि उसके पीछे कैरी खड़ी है, और अगले ही पल जैक्सन भी गायब हो जाता है। यानी कि अब कैरी की आत्मा भी कोरल की तरह यहाँ पर भटकेगी। आखिर में हम देखते हैं कि कोरल और बेथ दोनों की ग्रेव को साथ में बनाया गया है, क्योंकि ये कैरी है जिसने उसे दर्द को समझा था और हर दिन उसकी ग्रेव पर पत्थर को लाकर रखती थी, बल्कि वो खुद की गलती की वजह से मारी गई, उस स्टारफिश के काटने की वजह से। जिसके साथ ही इस कहानी का यहीं पर अंत हो जाता है। वेल, आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। पीस आउट।